अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। नाज़रीन, आज के टॉपिक्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहले एशिया कप के मामलात ने नया रुख इख्तियार कर लिया है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी टीम 2 ग्रुपों में बांग्लादेश के लिए रवाना हो चुकी है। ये भी कहा जा रहा है कि वेस्ट इंडीज ने पीसीबी के वनडे की जगह T20 मैचेस कराने की तजवीज़ तस्लीम नहीं की है और इंडियन मीडिया के जहनों में इंग्लैंड टीम के शुएब बशीर छा चुके हैं। अब अरशद नदीम कहते हैं कि प्लॉट्स के वादे सब झूठे थे और हॉकी प्लेयर्स की अगर बात की जाए तो वो भी डेली अलाउंसेस ना मिलने से अभी तक परेशान हैं। इन तमाम मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाएंगे अपने इस प्रोग्राम में। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाहिद मकसूद साहब, मोहम्मद यूसुफ अंजुम और आज खुसूसी दावत पर हमारा साथ दे रहे हैं जाने पहचाने साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब। वेलकम कहूँगी तौसीफ साहब को अपने प्रोग्राम में और उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं जाहिद साहब आपसे आजकल जो एक इशू ज़ेर बहस आया है, सितंबर में एशिया कप शेड्यूल है जिसका मेज़बान भारत है और अब ACC के इजलास से पहले ICC की जानिब से सिंगापुर में जो है वो इजलास बुलाया जा रहा है, मीटिंग की जा रही है। आप इस मीटिंग की अहमियत को कैसे देखते हैं? हिफ्ज़ा, जब से वो भारत ने जंगी जुनून का मुजाहरा किया था उसके बाद उन्होंने स्पोर्ट्स को पहले चैंपियंस ट्रॉफी थी और इसके बाद अब एशिया कप, क्योंकि उसका मेज़बान भारत है और मेज़बानी बहुत पहले दी जाती है, उसको भी एक गोरख धंधा बना दिया। गैर यकीनी के बादल छाए हुए हैं जैसा आपने खुद कहा है। और ये मीटिंग होगी ACC के, क्योंकि टर्नओवर जो है बारी बारी चेंज होता है। मोहसिन नकवी साहब ACC के चेयरमैन हैं। इसकी मीटिंग तय है 24 जुलाई को ढाका में, जब पाकिस्तान का तीसरा T20 वहाँ पे खेला जाएगा बांग्लादेश के खिलाफ। इससे पहले भारतीय क्रिकेट बोर्ड जवाब बनाकर सिक्योरिटी को वहाँ पर जाने से इनकार कर चुका है। मोहसिन नकवी साहब का ये कहना था कि अगर कोई नहीं आना चाहता ऑनलाइन आ जाए, लेकिन एक अब जो है इंडियन मीडिया ने एक नई जो है रुख दिया है, नया ट्रेंड इख्तियार किया है कि उनकी खबर दी है कि ICC कल जो है सिंगापुर से मुख्तलिफ मीटिंग्स का एक सिलसिला शुरू कर रहा है जिसमें एशिया कप पर भी गौर किया जाएगा। अब ICC, क्योंकि आपको पता है कि जय शाह उसके जो है वो सरबराह हैं जो इंडियन है और फिर चीफ एग्जीक्यूटिव की सीट पर भी इंडियन आ चुके हैं। अब ये मामला जो है किस रुख पर बैठेंगे, क्या होगा एशिया कप या नहीं होगा, लेकिन इब्तदाई इतलात के मुताबिक एहतियातन इंडिया ने वहाँ पे दुबई में इसकी बुकिंग करा रखी है और उन्होंने ये खबर दी थी कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच भी 7 सितंबर को खेला जाएगा। लेकिन ये जो नया ट्रेंड है कि ICC का इजलास सिंगापुर में होने जा रहा है और उससे पहले रखा गया है, ये जो है कई सवालिया निशानात को जन्म देता है। बिल्कुल, कई सवालात जो हैं वो यहाँ पर जन्म ले रहे हैं। हमारे साथ तौसीफ साहब, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। जी वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तौसीफ साहब कहिएगा, सबसे पहले इसी हवाले से आपसे जानना चाहूँगी, आपको क्या लगता है क्या ऐसी गैर मुतवक्के सूरत हाल पेश आई जो कि ACC के इजलास से पहले अचानक से अब सिंगापुर में ICC की जानिब से इजलास बुलाया जा रहा है? इंडिया आपको क्या लगता है क्या करना चाह रहा है, क्या खिचड़ी पका रहा है? देखिए, जो प्रॉब्लम वो लोग करना चाहते हैं वो तो आज से थोड़ी काफ़ी टाइम से कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि हमारा स्टांस बिल्कुल ठीक है और हमें बिल्कुल कहना चाहिए। वो जो इजलास बुला रहा है जाहिर है वो प्रॉब्लम तो कर रहा है। दरअसल ICC तो उन्हीं की सारा कुछ है ना, ICC तो उन्हीं के उस पर चल रहा है सारा कुछ और सीधी बात है कि वो पैसे पे जो है वो चल रहा है, सारा पैसा जो है उसका वो सारा काम दिखा रहा है और उसी में हमारे एशिया की भी जो है टीमें वो भी करती हैं। जैसा कि मैंने सुना है कि शायद श्रीलंका और ओमान है या कौन सी टीम है वो एग्री नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे कि कहीं और किया जाए। तो ये काम तो इंडिया करेगा और मेरा ख्याल है इस वक्त हमें दबने की जरूरत भी नहीं और चेयरमैन साहब इस वक्त जो है वो बिल्कुल ACC के हेड हैं और उनको सख्ती से कहना चाहिए कि ये होगा तो यही होगा, जैसा कि आपने खुद बताया अभी के उन्होंने कहा है कि जिसको नहीं है तो वो ऑनलाइन आन के बात करे। तो मेरा ख्याल है अब जरूरत नहीं है, वो तो इंडिया तो खेलेगा ये चीजें सारी और मेरा ख्याल है कि वो अब वो हमें कितना डैमेज कर सकता था, हमने एक ही दफा डैमेज किया और फिर दूसरे मामलात में भी कर दिया। तो मेरा ख्याल है उस वक्त तो है, लेकिन हमें डट के आना चाहिए इनके खिलाफ। बिल्कुल। इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, पाकिस्तान की बांग्लादेश के साथ जो सीरीज़ अब होने जा रही है, 3 मैचेस की ये T20 सीरीज़ है, आपको क्या लगता है पाकिस्तान की टीम जो है वो ढाका पहुँच चुकी है और जो ग्रुप बनाया गया है, जो पूल बनाया गया 25 खिलाड़ियों का, आप उस कॉम्बिनेशन के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कॉम्बिनेशन तो हम देख रहे हैं काफ़ी टाइम से आगे से होता रहा है और
इस वक्त जो टीम अनाउंस हुई है उसकी हम बात करें अगर, जाहिर है इसके बाद वेस्ट इंडीज का टूर है और वेस्ट इंडीज के टूर वो जाएंगे, वनडे की टीम जाएगी। बट आई थिंक काफ़ी कोशिश सिर्फ मैंने कैंप में भी देखा और देखिए अभी तो टीम आपने अनाउंस कर दी। बाबर रिजवान हमारे की प्लेयर हैं, लेकिन जिस फॉर्मेट में हम जा रहे हैं, आप कोच साहब या और जितने लोग हैं देखें वो फिर वापस आ जाएंगे अगर ये लोग परफॉर्म नहीं करेंगे। मैं तो कहता हूँ ये प्लेयरों पे अब बड़ी डिपेंड करता है, जो नए प्लेयरों को चांस दिया जा रहा है जो कि पहले देना चाहिए था। तो मैं ये समझता हूँ कि इनको कुछ करके देना चाहिए। अगर कुछ करेंगे तो डेफिनेटली हमारा बाबर से रिजवान से कोई नहीं, स्ट्राइक रेट का मामला है, सब बताएंगे कि जी इस वक्त तो दुनिया में क्रिकेट हो रही है वो है। आप जबरदस्ती अगर ये कह के कोच साहब या उनको ला के, अभी मैं कराची के उसमें भी देख रहा था वो प्रैक्टिस कराई जा रही है, ऐसा हो रहा है, ठीक है आप कराएं बिल्कुल। इस वक्त आप जो नए लड़के हैं उन पर फोकस कर लें, जब नहीं करेंगे वो तो आपके ऑटोमेटिकली ये लोग आ जाएंगे। और फिर जिस चीज़ का आप कर रहे हैं उस पर सारी दुनिया कह रही है कि स्ट्राइक रेट में प्रॉब्लम है, वो उस तरह नहीं खेल पाते हैं जिस तरह के होना चाहिए इस वक्त। यानी फर्स्ट 6 ओवर्स की तो वैसे ही हम बात करते, तो बाबर हमारा की प्लेयर है और उसने इतने रन बनाए हुए, बट इस उसमें जो है हमें उससे बाकी टीम का जहाँ तक ताल्लुक है, आपकी बैटिंग तो मुझे पूरी दिखाई दे रही है। बॉलिंग में आपको मुश्किल थोड़ी हो रही है, फास्ट बॉलर आप फास्ट नहीं बल्कि मीडियम फास्ट बॉलर्स लेके गए सारे, जैसे पार्ट टाइम एक तरह के होते हैं, 1-2 प्लेयर बॉलिंग करते जरूर हैं लेकिन वो नहीं है। इसका मतलब है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमारे की टूर्नामेंट आएगा उसमें हमारे कुछ प्लेयर चाहे भी वापस आ सकते हैं और भी कई प्लेयर आ सकते हैं वापस, तो सिलसिला कुछ इसी तरह का है। ठीक है अभी इनको खेलने देते हैं, ये लोग क्या वहाँ जाके करते हैं, बट होम टीम है उनकी, होम ग्राउंड है उनका, बट आई डोंट थिंक तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान टफ टाइम देगा। सही, जैसे कि पाकिस्तान ने अपने स्पिन अटैक पर ज़्यादा फोकस रखे, आपको क्या लगता है ढाका में जो पिचेस होंगी उस पर हमारा स्पिन अटैक हमें कितना फ़ायदा दे सकता है? फास्ट बॉलिंग के हवाले से हमने उतनी प्रिपरेशन नहीं की है इस पूल में, और इसके साथ साथ ये भी हमारे कप्तान ने भी कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बांग्लादेश की जो टीम है वो अपने होम ग्राउंड पर उतना आसानी से हम उन्हें हरा नहीं सकेंगे। ये तो कहना ऐसा नहीं है, होम ग्राउंड अपना है, सारा है, अपना कुछ है, उनके प्लेयर्स कुछ वापस आ जाएंगे, उसकी पेस बॉलिंग थोड़ी वापस आएगी। और यहाँ जिस तरह की मैं प्रैक्टिस देख रहा था अभी कराची में कि ग्रासी पिच पे इनको जो है स्पिन खेलने की प्रैक्टिस करा रही थी, तो जहन में शायद ये है कि शायद वो हमारे लिए जो है वहाँ पर कोई ग्रासी पिचेस बना देंगे। मुझे लगता नहीं, इसलिए कि 2020 में ग्रासी पिच का फायदा कोई नहीं होता और वो भी चाहेंगे कि वो शायद हमारी बॉलिंग को देख के कर रहा, बट आई डोंट थिंक सो कि वो एक प्रैक्टिस की हद तक तो ठीक है कि अगर वहाँ पे थोड़ा ग्रास छोड़ दिया उन्होंने कुछ है तो वो है, जाहिर है गेंद इतना टर्न नहीं होगा, थोड़ा स्ट्रेच करेगा, तो प्रैक्टिस की हद तक तो ठीक है। जहाँ तक आपने स्पिन का बात की, पाकिस्तान का स्पिन नॉर्मल स्पिन है, पार्ट टाइम पे अब हमेशा हम जोर देते रहे हैं जबकि हमें देना नहीं चाहिए। पार्ट टाइम हर लिहाज से ऑलराउंडर पार्ट टाइम, ये हमारे लिए मुश्किल काफ़ी डाल दी है। आप इस पे आ जाना चाहिए हमें कि आप प्रॉपर 5 बॉलर खिलाएं, उसमें 2 ऑलराउंडर आ ही जाते हैं, उसमें सलमान अली आगा खुद भी करते हैं और भी एक तो जो है हमारे पास नीचे जाके रन करते हैं। तो आई थिंक हमको अब बॉलिंग में थोड़ा सा जो मुश्किलात दिखाई दे रही हैं हमें, उसमें आप 5 बॉलर पे जाएं, पक्के 5 बॉलर पे जाएं और उसमें 2 ऑलराउंडर आ जाएंगे, आपकी अपनी बैटिंग बन जाती है। अभी आप देखें इंडिया जो खेल रहा है उसकी 8 नंबर तक बैटिंग आ रही है और वो लोग उनमें ऑलराउंडर भी हैं, तो हमें मुश्किलात तो हैं, बट आई डोंट थिंक, मुझे लगता है कि हम इतना बुरा नहीं करेंगे जितना लोग सोचते। अच्छा तौसीर साहब, क्योंकि जो मौजूदा स्क्वाड गया है 15 रुकनी स्क्वाड वहाँ बांग्लादेश में, इसमें अगर देखा जाए तो बुनियादी तौर पर 5 ओपनर हैं, आप क्या समझते हैं? ज़ाहिर है इतनी क्रिकेट खेली आपने पाकिस्तान की तरफ से कि एडजस्टमेंट में कोई टाइम लगता है, क्योंकि हारिस हैं, साइम हैं, फ़खर जमा हैं, साहबजादा फरहान हैं और हसन नवाज हैं, बुनियादी तौर पर ये 5 ओपनर हैं। कुछ इसलिए कि हमें पहले ये प्रॉब्लम है अभी भी कि मिडिल ऑर्डर में जो है हमें रन नहीं मिल रहे थे और
ऊपर से 2 आउट हुए तो फिर आपका नीचे भी मुसीबत आपको आ जाती थी। बट अभी ये 5 ओपनर तो पहले भी है, न्यूजीलैंड भी लेके गए, ऑस्ट्रेलिया भी लेके गए, सारा कुछ। अब इनको एडजस्ट करने में मुश्किल हो रही है। अब ये पहले तो की प्लेयर हमारे वही मुझे लगता है कि जाएंगे, साइम अयूब से जाएंगे, ये फखर जमान होंगे, अपना फरहान खेल सकते हैं। हसन नवाज एक ऐसा प्लेयर है जो मिडिल में जाके आप, लेकिन उसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको। ऊपर से विकेट नहीं गिरेंगे तो जाके नीचे भी खेलता है और ऊपर भी जो है मारता है, तो फिर खुश दिल आ जाएंगे। इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि मुश्किल तो है, लेकिन ठीक है। मैचेस आपके 3 मैचेस हैं, उसमें आप ट्राई करके देख लीजिए जो आपका कॉम्बिनेशन बनता है। बट कॉम्बिनेशन तो आपका मेरे हिसाब से साइम अयूब ही जाएगा ऊपर डेफिनेटली, और फरहान आदिल की बात है, फरहान की बात कर रहा हूँ, वो जाएगा। और सारे मिडिल ऑर्डर फखर नीचे आ जाएंगे, जबकि मेरे हिसाब से तो फखर को इस टाइप की क्रिकेट में ऊपर ही खेलना चाहिए। पर जो आपने सवाल किया उसमें मुश्किलात तो हैं, ले गए ठीक है, इतने कम मैचेस में वो वहाँ पर इतने सारे ओपनर ले जाना, तो किसको कहाँ करेंगे। पहले तो बड़ा ही कॉम्बिनेशन खिलाएंगे, जो है यहाँ जो खेला है वही खेले। बिल्कुल तौसीफ साहब, इसके साथ साथ अगर हम ओवरऑल T20 क्रिकेट के ऊपर बात करें, पाकिस्तानी टीम एक वक्त में टॉप पोजीशन पर थी, और अगर अब हम आजकल की रैंकिंग के हवाले से भी बात करें, और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान T20 में भी बहुत स्ट्रगल करती हुई हमें दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है, क्या वजूहात हैं, क्यों हम अपनी वो पोजीशंस बरकरार नहीं रख पाए जब से कुछ साल पहले हम टॉप पर थे? देखिए, इसमें तो आप पीछे जाएंगे तो आपको पीछे मुश्किलात ही नजर आई है, इसलिए कि जो हमारे टीम में प्रॉब्लम हो रही थी, जो हमारे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें तो ज़्यादा बेहतर है, हमारे पास ग्रुप्स बने हुए थे। वो कहता था जी इसके लिए नहीं बोलो, उसके लिए नहीं बोलो, इसको कप्तान बना दिया, उसको बता दिया, इसको हटा दिया, उसको हटा दिया। तो ये हमारे यहाँ मुश्किलात तो ये पड़ी थी, और इसमें डेफिनेटली बोर्ड का कसूर है। कसूर ये है कि आप जरा सा इनको अपने काबू में तो रखें ना, प्लेयरों को। जिसकी मर्जी आती है वो कहता है कि मैं 20 खेलूंगा, मैं जो है टेस्ट मैच नहीं खेलूंगा। टेस्ट मैच कौन खेलेगा? 50 ओवर्स का कौन खेलेगा भाई? मैं आमिर की बात कर रहा हूँ। जवानी में आप उठ के जो है ना आपने रिटायरमेंट ले लीजिए 20। उसकी वजह यह है कि 20 में पैसा है, और पैसे की वजह से ये लोग सब खेल रहे हैं, और यही एक हमें स्ट्रगल कर रही है चीज़ कि हम किसी में भी सेटअप हमारा नहीं बन पा रहा। पर 20 होना चाहिए बिल्कुल, लेकिन आप टेस्ट और वनडे को निकाल नहीं सकते। इसमें जो कोच साहब आए या और जितनी मैनेजमेंट के लोग हैं, उनको चाहिए कि इस पे जोर दें कि हमें वनडे की टीम भी अपनी तगड़ी बनानी चाहिए, टेस्ट पे भी उतना ही हमें जोर रखना चाहिए। ये अगर प्लेयरों की मर्जी पे हम चलते रहे ना, तो फिर ये, और उसकी वजह यह है कि हम प्लेयरों पे जा रहे हैं, उसकी वजह यह है कि हमारे पास बैकअप में नहीं लड़के आ रहे, और बैकअप में नहीं है तो वो यही होता है कि हम घूम फिर के वही चले आते हैं, घूम फिर के वही चले आते हैं। तो अब आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये इस पे वर्क करेंगे, और यही एक सोल्यूशन है कि आप उनकी ना सुने। आप सोचें कि अगर नए प्लेयर खेल के भी हार भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, आपको बैकअप बनाना है, बनाइए और तरीके से बनाइए। लेकिन हमारे यहाँ मुश्किलात ये है कि हमारे बिग गन्स भी आते हैं ना, तो वो भी ऐसा लगता है कि फर्स्ट टाइम जो है मैनेजमेंट में काम कर रहा है। तो पिछले हमने मेंटोर देखे या और लोग देखे। मुझे आई एम सॉरी टू से, मुझे तो बहुत अफसोस हुआ है कि हमारे मैनेजमेंट में बहुत ही गड़बड़ हुई है, चाहे वो फर्स्ट क्लास ले लीजिए या दूसरे देख लीजिए। इस वक्त क्रिकेट हमारे पास बड़ी खराब क्रिकेट हमारे पास। तौसीफ साहब, आप मैनेजमेंट के हवाले से भी अगर बात करें, आप कोचिंग में भी रहे, सिलेक्शन कमेटी में भी आपको एक्सपीरियंस है, आपको क्या लगता है जब प्लेयर्स की इस तरह से आपने कहा कि उनकी मर्जी को देखा जाता है, यकीनन राय लेनी चाहिए, लेकिन जब उनकी इस तरह से मर्जी के T20 नहीं, वनडे नहीं, इस तरह की क्रिकेट में खेलना नहीं है, तो आपको लगता है सिलेक्शन में भी काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं? मुश्किलात तो आती हैं। देखिए, हकीकत ये है कि इसकी जिम्मेदार हम भी हैं। मैं भी 2-3 दफ़ा सिलेक्शन कमेटी में रहा हूँ, और हम जिस तरह बात करते थे वो ये था कि हम हमेशा हमारे हम पुराना उठा के देखते हैं, हमारा कप्तान और कोच इसकी मर्जी पे। खैर खान साहब की बारी पे तो अगर हम बात करें तो वो ऑल एंड ऑल थे, मगर वो उसमें
हमारी विक्ट्रीज कैसी थी सबको मालूम है, लेकिन उसके बाद हम इंतमाम हमारे साथ था और हम उनकी मर्जी से टीम देते थे, चाहे वो सरफराज हो या ये बाबर हो। हम कहते थे अच्छा क्या टीम चाहिए आपको, वो टीम लेते थे। लेकिन वो टीम लेने के बाद जब हमने उनसे कहा कि कुछ नए प्लेयरों को आप इंडेक्ट करें, इन पे चांस लें, वो उस पर पता नहीं क्यों उनको रिजर्वेशन हो, चाहे वो विकेट कीपर हो या कोई हो, वो दूसरा विकेट कीपर रखने को तैयार नहीं होते। अब आप मुझे बताइए, एक विकेट कीपर से आप जा रहे हैं, क्या है ये? मतलब आप यंगस्टर कोई ले लें ना, कोई साथ लेके चलें, प्रॉपर विकेट कीपर लेके चलें, मैं उससे करवा लूंगा, मैं उससे करवा लूंगा, ऐसे नहीं होता किसी वो तो कह रहे हैं साहबजादा फरहान जो है वो कर लेंगे विकेट कीपिंग, पर तो फिर ऐसे ही चलेगा। अब साहबजादा फरहान फिर उनसे बॉलिंग भी करवा लें, उनसे सब कुछ करा लें। अरे मेरे भाई, जिसका जो काम है ना वो उसको करने दे। एक यंग विकेट कीपर अंडर 19 का हो या वो, उसको साथ लेके ग्रूम करें। मैं सरफराज के टाइम में भी बोलता था, मैंने कितनी दफा बोला, मैंने यार सरफराज एक साथ रख लो, अपने लग जाए, उंगली में लग जाए, कुछ हो जाए, टूट जाए वहां। जबकि इंग्लैंड टूर दूर है, आने जाने में भी प्रॉब्लम है। आप पार्ट टाइम विकेट कीपर नहीं होते भाई, ऐसा नहीं होता। आप यंगस्टर बनाए, कोई कीपर बनाए। तो जब तक हमारे टाइम में, सच्ची बात है, हमारी भी कसूर है कि हम उनको देते रहे प्लेयर और वो अपनी मर्जी से खिलाते। लेकिन वो जो ग्रुपिंग जब शुरू हुई ना, प्लेयर जब जिसे कहना चाहिए आसमान पे जाना शुरू हुआ, तो फिर हम खैर हट गए अपनी जगह। मगर हम ये जरूर, मैंने खुद चेटी साहब को कहा, मैंने कहा सर प्लेयरों पे मत जाइए कि आप जो है इनकी मर्जी से, ये कैसे कह सकते हैं कि हम वनडे नहीं खेलेंगे या फर्स्ट क्लास में रेस्ट। भाई कंपल्सरी कर दें कि फर्स्ट क्लास इन्होंने 4 मैच खेलने और 4 मैचों में उन पे चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। फास्ट बॉलर खास तौर पे कि आप कितने ओवर कर रहे हैं उनको एक देने चाहिए, 25 से 30 ओवर इनके होने चाहिए स्पेल के लिहाज से, और इन पे नजर रखें। मगर मुझे तो ऐसा लगता है कि हम उनको समझ ही नहीं पा रहे हैं प्लेयरों को। वो कहते हैं जी हमें यहाँ भी खेलने जा रहे हैं, वहां भी खेलना, और आप फारिग हैं तो फर्स्ट क्लास खेलें ना भाई, क्यों नहीं खेलते आप? तो ये एक ऐसा है जो क्रिकेट बोर्ड का वो है, और अगर आप इस पे अमल करेंगे तो काफी फायदा हो सकता है। इसमें काम करने की भी जरूरत है, और जैसे कि आपने कहा कि T20 भी खेलने चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ वनडे पर, टेस्ट पर भी उसी तरह से फोकस रखना चाहिए। अभी वेस्ट इंडीज के साथ भी जो इसके बाद हमारी सीरीज शेड्यूल है उसमें भी कहा जा रहा है कि जो वनडे की हमारे मैचेस हैं उनको T20 पर अगर कन्वर्ट कर दिया जाए, लेकिन अभी वेस्ट इंडीज इसके ऊपर नहीं मान रही। आपको लगता है कि चेंज होना चाहिए? अगर चेंज नहीं भी होता तो अगर हम वनडे भी खेलते हैं तो ये भी हमारे लिए फायदेमंद ही होगा। नहीं, बिल्कुल वनडे सीरीज होनी चाहिए, लेकिन देखें इस वक्त आप जो है ना, ऐसे सुविधा 2020 आपका मेन चल रहा है। अगर 2020 है तो ज्यादातर आपके 2020 होने चाहिए। बिल्कुल। अब आप उनसे कह रहे हैं 20 की बात कर रहे हैं, आप किस लिए भाई? जब प्लान बन रहा होता है, जब सारा शेड्यूल बन रहा होता है, उस वक्त आप पहले से कहें कि हमें जो है ये चाहिए। आप एंड में थोड़ी आपको कोई देगा। उनकी तो टीम में खुद मुसीबतें पड़ी हुई हैं, आपको पता ही है कि वो एक मुल्क की टीम, तो एक मुल्क जरूर नजर आता है, बट आपको पता है कि वो 4-5 जगह है, वहां से प्लेयर आते हैं, उनके भी हालात ऐसे ही है। और ग्राउंड भी ICC ने बना के दिया, वरना उनके पास तो ग्राउंड भी तरीके के नहीं थे। तो आई थिंक मेरा ख्याल है ठीक है, टूर हो रहा है, अच्छी बात है, और वो तो वनडे ही खेलेंगे। मुझे लगता है अगर वो चेंज कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो खेलेंगे, वनडे ही खेलेंगे। ठीक है। तौसीफ साहब, आप पाकिस्तानी सिस्टम में कोई देखते हैं कि आपकी तरह के क्वालिटी स्पिनर इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, या उन पर मज़ीद फोकस करने की ज़रूरत है? पहले हम देखा जब आप लोग PCB का हिस्सा थे, उस वक्त बाकायदा तौर पर अकेडमी में स्पिनर्स के कैंप होते थे, लेकिन अब वो सिलसिला नहीं हो रहा। इससे कितनी मुश्किलात हमारे लिए बढ़ गई हैं क्वालिटी स्पिनर तैयार करने में? देखिए, मैं एक पहली बात तो कहूँगा, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, आपकी फ्रेंचाइज, आप पाकिस्तान की क्रिकेट को सिर्फ 20 तक ढालने पे तैयार हो गए। पैसा बनाना, पैसा लेना, ये आपकी फ्रेंचाइज जो है, मैं भी रहा हूँ इस्लामाबाद के साथ, मगर उस वक्त ये हालात मुझे नहीं थे। लेकिन इस वक्त फ्रेंचाइज का डोमिनेशन बहुत ज़्यादा, टीम बनाने पे भी। मैं एक मिसाल देता हूँ, एक लड़का है उस्मान तारिक, मैं उसकी हिस्ट्री आपको बता दूँ कि वो मैजिक जिस तरह होता है ना, वो बॉलिंग करता है, वो लेग स्पिन भी करता है, ऑफ स्पिन भी।
उसको पहले आपने बाहर कर दिया। कहने लगा 24 की 24 बॉलें आपकी जो है वो इनलीगल है? और वो दुनिया की क्रिकेट खेल के आ रहा है, वो उसने T10 भी खेली, उसने और भी क्रिकेट खेली, आपने उसको बाहर कर दिया। और जहाँ तक मेरी इत्तलात है, इसमें भी बात है कि उन्होंने उसको जो है आगे पीछे किया, वो लड़का दरअसल बात किए, क्योंकि वहाँ बोलना बड़ा मुश्किल काम होता है। अभी मुझे जाने से पहले उसने बताया कि वो शाहरुख की टीम में जा रहा है और उसको वहाँ से ऑफर आई है और वो खेलने गया हुआ है वहाँ पर। तो आई मीन, आप अगर कोई प्लेयर है क्या, मतलब शादाब के पीछे इतने ससुर साहब लगे कि उन्होंने बर्बाद करके रखी थी पूरी क्रिकेट को, कि भाई शादाब ही है। मैं खुद शादाब को पसंद करता था और मेरे साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड में था वो, लेकिन जब आप बॉलिंग मेन है आपकी, जब आप बैटिंग पे जोर दे दिया तो आपकी बॉलिंग खत्म हो गई। तो आपको तो फोकस वहां रखना चाहिए। और आप ये प्रेशर डाल के सारे के उसी को खेलना है क्यों यार? आप बैकअप में रखो यार, 1-2 प्लेयर रखो बैकअप में। वो उस्मान तारिक बुरा था क्या? आप देखें इस वक्त की बॉलिंग जो उसने पूरे PSL में की है, उस पर बैन लगाया, 3-4 मैच उसके बैन हो गए। फिर कहते हैं नहीं बिल्कुल क्लियर है वो। तो यार ये चीजें खत्म करनी पड़ेगी, वरना आप स्पिनर की बात कर रहे हैं अंजुम भाई, ये बड़ा मुश्किल काम है। ये प्रॉपर ये डोमेस्टिक क्रिकेट का भी बर्बादी है, वहाँ भी लोगों को नहीं खेलने दे रहे हैं और डिफरेंट चीजें कर रहे हैं। तो आई थिंक मेरा ख्याल है हम तो पाकिस्तान की बात करते हैं, हमें किसी से लेना नहीं, कोई कैसा भी हो, लेकिन सच बात करें और इसमें चीजों को बेहतर करने की बहुत जरूरत है। तो आसिफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्रोग्राम में डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का दूसरा दस्ता भी आज ढाका पहुंच गया है और आराम के बाद कल प्रैक्टिस करेंगे। और अब मैं यूसुफ आपकी जानिब आना चाहूँगी। अगर हम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की बात करें, अब अरशद नदीम की सबसे पहले तो उनकी इंजरी के बाद लंदन में उनका इलाज चल रहा है। अभी आप क्या बताएंगे, कैसी तबीयत है, क्या बताया जा रहा है डॉक्टर्स की जानिब से? इस वक्त जो इलाज है वो काफ़ी कामयाबी से जारी है। अभी मेरी थोड़ी देर पहले जो उनके कोच हैं सलमान इकबाल भट्ट, उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा कि कल जो सर्जरी के हवाले से बात की गई थी, वो सर्जरी अब वो वाली नहीं होती जो यहाँ पर आम एक तस्वर है पाकिस्तान में कि कट लगाया जाता है, लेकिन ऐसा वहाँ पर नहीं होता। जदीद मशीनों के साथ उनका इलाज किया जा रहा है और अब वो रोबा सेहत हैं। कल से बाकायदा तौर पर जो फिजियोथेरापी उसका आगाज़ हो जाएगा और फिर सोमवार से हम बाकायदा जो हल्की फुल्की ट्रेनिंग है उसका आगाज़ भी हम कर देंगे। इसके साथ साथ ऐड कीजिएगा, अब अरशद नदीम की जानिब से भी कुछ बताया गया है कि जो प्लॉट्स दिए जा रहे थे और इस तरह के जितने भी दावे किए गए सारे कुछ हवाई दावे साबित हुए, इस हवाले से क्या? बिल्कुल ये दावा किया कि अरशद नदीम ने कि जो उनसे वादे किए गए जब उन्होंने पेरिस ओलंपिक में तारीख रकम की थी, जिस पर हर बंदा उसको खींच रहा था कि मेरी तरफ आए, मेहमान बने, आपके एजाज़ में हम ये प्लाट देंगे, आपके हम ये देंगे। तो उन्होंने कहा कि इससे हवाले से अभी तक अमली तौर पर तो कुछ देखने में नहीं आया। सिर्फ जो गवर्नमेंट की जानिब से इनामात थे वही पैसे मिले हैं और ना जो प्लाट थे उसका वादा भी पूरा नहीं किया गया। अब ये रूटीन है हमारे यहाँ बन चुकी है कि जब भी कोई खिलाड़ी बाहर से जीत कर आता है तो हर जो बंदा वो यही चाहता है कि इसके लिए एजाज़ात ऐलान किया जाए, थोड़ी पब्लिसिटी ली जाए, लेकिन अमली तौर पर ऐसा बाद में नहीं होता। ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा रुझान गलत है पाकिस्तान में। अगर आप किसी को हीरो को उसकी पिज़्ज़ा करते हैं फिर उसको जो इनाम अनाउंस आपने किया है वो भी आपको ज़रूर देना चाहिए और बिल्कुल इनाम का हकदार भी होता है वो। जाहिद साहब, इंडियन मीडिया के जहनों में इंग्लैंड टीम के जो अगर बात करें शोएब बशीर, वो इस वक्त छा चुके हैं, कुछ पछता रहे हैं और कुछ उन्होंने उनको बड़ा अपने जहनों पर सवार किया हुआ है। क्या आपको लगता है? देखें, सब जानते हैं कि इन दिनों टेस्ट सीरीज जारी है इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान और तीनों मैच इंतहाई इंटरेस्टिंग हुए हैं। पहला मैच इंग्लैंड जीता, दूसरा भारत जीता और तीसरा फिर आखिरी लम्हात में इंतहाई इंटरेस्टिंग मोड पे वो शोएब बशीर जो उनके एक हाथ पे पट्टी बांधी हुई है, फील्डिंग के दौरान उनको चोट लगी थी और उन्होंने वो मोहम्मद सिराज को आउट किया, बड़ी टर्न हुई उनकी गेंद, उस पर आउट हो गया। क्योंकि इंडियन मीडिया जो है, क्योंकि ये वही शोएब बशीर हैं, क्योंकि वो पाकिस्तानी नज़ाद हैं, उनके वालदैन का तल्लुक़ पाकिस्तान से है, बाव इजाद का। और जब इंग्लैंड की टीम ने जाना था वहाँ टेस्ट सीरीज़ के लिए तो उनको वीज़ा देने से इनकार कर दिया था और दुबई से टीम जो है शोएब बशीर को वापस जाना पड़ा था और पूरी टीम चली गई थी। इस पर बेन स्टोक्स ने भी उस वक्त भी बयान दिया था कि हमें चाहिए था कि जब तक शोएब बशीर को वीज़ा नहीं देते हम भारत ना जाते,
अमेरिकन टीम चली गई, इनको लेट दिया गया वीज़ा, फिर विशाखापट्टनम में इन्होंने पटना में जाकर टेस्ट खेला, 4 विकेटें मिली। अब तक इंतहाई कामयाब हैं, 16 टेस्ट मैचों में 51 विकेटें ले चुके हैं। बुनियादी तौर पर जैक लीच, मोइन अली जो उनके स्पिनर्स थे, उनका अब कहना चाहिए कि रेहान अहमद और शुएब बशीर जो है उनकी जगह लेंगे, उनके स्पिन का हथियार संभालेंगे। लेकिन जैसी विकेट ली उन्होंने मोहम्मद सिराज की, हालांकि आखिरी 4 घंटे रविंद्रा जडेजा, बुमराह और सिराज ने गुजार लिए थे, लगता था एक मौके पर शायद इंडिया जीत जाएगा, लेकिन जो ये टिकट है, विकेट है, ये मुद्दतों जो है इंडियन टीम को और इंडियन शायकीन को सताती रहेगी। पहले वाले डिसीजन पे रहना चाहिए था, क्यों दिया वीज़ा। अब यूसुफ, जाते जाते मैं हॉकी का जिक्र करना चाहूँगी। अभी तक अलाउंसेस का जो मामला है हमारी हॉकी टीम का, वो महरूम है डेली अलाउंसेस से। आप PHF की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रहे, फैसले भी हुए, क्या लगता है क्यों इतना डिले किया जा रहा है, क्यों महरूम है वो? देखें, हॉकी के मामला तो थोड़े मुश्किल हैं पाकिस्तान के हॉकी के हवाले से। ख़ासतौर पर खिलाड़ियों को डेली अलाउंस के हवाले से जो उनके साथ वादे किए गए थे वो वफा नहीं हुए। ये मेरे ख्याल में PCB जो PHF हुकाम है उनकी नाअहली है। अगर वो खुद जाकर वहाँ पर अपनी सैर सपाटे कर सकते हैं, अपने डेली अलाउंस अपने पूरे कर सकते हैं, यकीनी तौर पर उनको भी चाहिए कि वो खिलाड़ियों के साथ जो वादे किए उनको भी पूरा किया जाए। अब मैंने कुछ ऐसी ऑडियो मैसेजेस भी सुने जिनमें खिलाड़ी बहुत सख्त नाराज़ है। कप्तान इमाद बट ने तो ये कहा कि मुझे टीम में लें या ना लें, मैं तो अब जो कच्चा चट्टा है वो सारा खुल कर बताऊँगा कि हॉकी फेडरेशन के हुकाम खिलाड़ियों के साथ क्या क्या करते हैं। हमारी उनका ये दावा था कि हॉकी के जो हुकाम है वो हमारी बात तक नहीं सुनते। बिल्कुल, खिलाड़ी जो हैं वो इस वक्त काफ़ी गुस्से में हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। यूसुफ अंजुम हमारे साथ मौजूद थे, जाहिद मकसूद मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।